गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों मुझे देख सकते हैं आप। स्वागत है कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों आप सभी का आज विज्ञान का पेपर है, जो कि मैं देख सकते हैं पूरा एग्ज़ाम का जो आपका पेपर है वह लेकर आ चुका हूं। देखिए आप, मैं पहले पूरा पेपर दिखा देता हूं आपको। एकदम ओरिजिनल पेपर है ये, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया हो खुद से। देखिए पूरा एकदम एग्जैक्ट आंसर्स हैं आपके क्वेश्चन के। और अगर आपको यही पेपर आता है तो बच्चे मुझे कमेंट कर कर अवश्य बताएं। और उसके बाद देख सकते हैं आप, और मैंने इसके पूरे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वह भी ढूंढ लिए। देखिए ये पूरा ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके। और इसके बाद मैंने पूरे इसके आंसर्स आपको बताऊंगा, अभी मैंने पूरे ढूंढ के रखे हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू से देखिए। तो बच्चों वीडियो में बिल्कुल अंत तक आपको बने रहना है और एक एक प्रश्न को अच्छे बिल्कुल बारीकी से आपको देखते हुए चलना है, क्योंकि अगर आपका एक ही प्रश्न अगर गलत हो गया तो वो आपके लिए हानि हो सकती है नंबरों की। ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमें प्रश्न पूछा गया है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो अल्कोहल के उत्पादन में होता है बच्चों। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है कि निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। तो सबसे पहले पेट्रोल जलेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। उसके बाद देखिए चौथा हमसे पूछा गया है, पौधे और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह क्या कहलाती है। वह कहलाती है विशिष्ट क्षेत्रीय स्पीसीज या फिर संकटापन्न स्पीसीज। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें 5th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो दोनों एक नर और एक मादा लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यहाँ पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा है पहला 6वां क्वेश्चन कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और खालिस्तान उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न हमसे पूछा है कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप खालिस्तान होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बहुत कम। तो इसमें आपको इधर क्या लिख देना है? बहुत कम लिख देना है कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है वो क्या करते हैं? जल्दी ताप पकड़ लेते हैं, मतलब ज्वाला पकड़ लेते हैं। ठीक है। और उन्हीं को ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं वही। तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि कागज बचाने का अर्थ है खालिस्तान को बचाना। तो कागज को बचाना अर्थात है हमारे पर्यावरण को बचाना। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है 9वां प्रश्न की वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है खालिस्तान निषेचन कहलाता है। तो आंतरिक निषेचन कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि आंतरिक निषेचन कहलाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए लड़कियों में मासिक धर्मचक्र की शुरुआत खालिस्तान कहलाती है। मेनार्च जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मेनार्च। बच्चों अगर आप ये मेरी वीडियो सुबह देख रहे हैं तो मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, वो कि जैसे आप दिन में दोपहर में भी अपलोड कर देता हूँ 2-3 बजे के समथिंग। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा करिए, क्योंकि वही सेम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोगों को क्वेश्चंस पहले पता चल जाएंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। आपका अगला पेपर संस्कृत का होने जा रहा है, तो हो सकता है आप उसमें क्वेश्चंस आपको टाइम लग जाए। तो आप बिल्कुल एकदम चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके पास जब स्कूल से आप आएंगे तो आपको तुरंत क्वेश्चंस अच्छे जो वेरी IMP क्वेश्चंस होते हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो शिशु होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनको टीका क्यों लगाया जाता है। तो मैंने इसका देखिए क्वेश्चन का आंसर बताया है यहाँ पर कि टीका लगवाने से बच्चे को संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सकता है और ये बीमारियाँ जानलेवा हो सकती हैं, इसलिए हमें क्या लगवाना चाहिए? टीका लगवाते हैं हम बच्चों को। ठीक है। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न में पूछा गया है कि अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। तो देखिए पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? काला सोना कहा जाता है। आपको सिर्फ इतना ही लिख के आना है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। जो कोयले के 3 प्रक्रमण उपयोगी आपको बताने हैं 3 नाम। तो देखिए क्या क्या हैं 3, कौन कौन से हैं? कोक, कोल और टार और कोल गैस। ये आपके 3 नाम हो जाएंगे। मैंने 4 नाम बता दिए, आपको 3 नाम लिखने हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि मरुस्थलीकरण कब होता है। जो मरुस्थलीकरण होता है वह कब होता है। तो मरुस्थलीकरण कब होता है, मतलब मरुस्थल कब बनता है। तो इसमें देखिए आपको मरुस्थल कब बनता है, जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्ध शुष्क इलाके में बदल जाती है। तो
इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानवीय कारणों से हो सकता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ जो हमें 14वां क्वेश्चन हम छोड़ आए थे, तो इसमें पूछा है कि किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखना है। तो आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान देखिए यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लिख सकते हैं, या फिर आप बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान लिख सकते हैं, या फिर आपको जो याद हो वो नेशनल पार्क भी आप 2 नाम लिखने हैं आपको नेशनल पार्क के, तो आप कोई भी 2 नाम लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है 16th वाला कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 23 जोड़े में रहते हैं। तो देखिए आमतौर पर मनुष्य के शरीर में हर कोशिका में मतलब कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। हर एक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी कितने 46 गुणसूत्र होंगे, पेयर में रहते हैं ये। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है जो कि हमारा 3 अंक का प्रश्न है 17वां। एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया। उसने फसल काट ली, उसके बाद जब उसको रखना था और उसके पहले वो भंडारण करने के पहले क्या करता है, भूल जाता है उसको सुखाना। तो उसकी फसल गीली रहती है, भीगी हुई रहती है, अच्छे से सूखी नहीं रहती। तो उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए उसकी जो फसल है अगर वह गीली रहेगी तो वो मौजूदा जो फसल में मौजूद नमी है उसकी वजह से अत्यधिक सड़न, फफूंद और कॉस्मेटिक दाग धब्बे हो सकते हैं फसल में। उसके बाद क्या हो सकता है, इससे फसल बेचने लायक नहीं रहती है और क्या होगा, फसल में कीड़े और मौसम की वजह से भी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है। तो ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट करना था। तो देखिए जो रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ क्यों नहीं होती, क्योंकि देखिए लेकिन पटाखों को जलाने पर आवाज़ होती, क्यों, क्योंकि पटाखे में मौजूद रासायनिक पदार्थ की वजह से अचानक बड़ी मात्रा में गैस बनती है और इसी वजह से वह क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे जो 19वां प्रश्न है वह पूछा गया है। एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया जिससे 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि दिया गया है ईंधन का भार कितना दिया है, हमें 405 किलोग्राम दिया है। तो यहाँ आप 405 किलोग्राम लिख देंगे। उसके बाद ईंधन को क्या करना है, पूर्णतया दहन करना है। तो इतनी आपको ऊर्जा दी गई है, कितनी, 1,80,000 किलो जूल। उसके बाद ऊष्मा का जो वो होता है, मान होता है, वह किलो जूल बटे किलोग्राम हो जाता है। तो आपको जितना ऊपर दिया गया उत्पन्न ऊष्मा अब बटे ईंधन का भार लिख देंगे। तो इन दोनों जब आप भाग देंगे तो यह आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें पूछा गया है कि मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए मैं बताता हूँ, मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन इनमें निषेचन की प्रक्रिया अलग अलग होती है, क्योंकि मुर्गी में निषेचन आंतरिक होता है जबकि मेंढक में बाहरी होता है। तो इसमें आपको इसी प्रकार लिख देना है कि मुर्गी में कैसा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, और अंडे में कैसा होता है, बाहरी निषेचन होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्न में से जरायु जंतु और अंड प्रजक जंतु को विभाजित कीजिए। तो जरायु जंतु कौन कौन से हैं, मतलब स्तनधारी उनको जरायु जंतु भी बोला जाता है। तो मानव, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, घोड़ा लिख देंगे आप। उसके बाद अपने इसमें जो प्रजक मतलब अंड प्रजक जंतु हैं उनको मतलब पक्षी कहलाते हैं वो। तो देखिए वो कौन कौन से होते हैं, मुर्गी, चिड़िया, कौआ, बतख, शुतुरमुर्ग। इस प्रकार आपको लिख देने हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। 22वां प्रश्न है, यह भी 3 नंबर का प्रश्न है बच्चों। तो देखिए इसको आप वायुमंडलीय दाब या वायु दाब पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद हवा के अणुओं द्वारा सतह पर लगाए गए बल को कहते हैं। इसे बैरोमीटर से मापा जाता है, इसलिए इसे बैरोमीटर दबाव भी कहते हैं। ठीक है।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है जो कि हमारा अब 5 अंक का है, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे हम और इसको अच्छे से करके आएंगे। देखिए गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों का सही क्रम लिखिए। तो आप सभी को यह जो फसल की गेहूं की फसल है उसको उगाने के ये कुछ प्रक्रम दिए हैं, इन प्रक्रमों को आपको सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप मिट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देंगे, फिर उसके बाद बुवाई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर खरपतवार उसमें सुरक्षा करेंगे खरपतवार डालकर, उसके बाद कटाई करेंगे, फिर उसके बाद गेहूं का भंडारण करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका जो सही क्रम रहेगा गेहूं की फसल को उगाने का इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है, हमें निम्नलिखित को हितोषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको हितोषी और हानिकारक सूक्ष्म जीव में वर्गीकृत करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हितोषी सूक्ष्म जीव ईस्ट हो जाएगा, दूसरा लैक्टोबैसिलस और तीसरा राइजोबियम हो जाएगा। और उसके बाद हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं जो मलेरिया, परजीवी और रोटी की फफूंद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो जो संतति रहती है, संतान रहती है, तो उसका लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है विस्तार से समझाइए। तो जो संतान होती है, संतति होती है, तो उसका लिंग निर्धारण पुरुष के शुक्राणु में मौजूद लिंग गुणसूत्र के आधार पर होता है। पहली लाइन आपको यह लिख देनी है कि यह किस पर डिपेंड करता है, पुरुष के शुक्राणु पर, है ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो उसके बाद आप इसको विस्तार से समझाएंगे कैसे। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं जबकि महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, पुरुष शुक्राणु में आधे शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है और दूसरे आधे शुक्राणु में Y गुणसूत्र होता है। क्या होता है, पुरुष में कौन कौन सी होते हैं, देखिए XY होते हैं, तो आधे में X होगा और आधे में Y हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको इसमें लिख देना है। और महिलाओं में, महिला अंडे में हमेशा एक मतलब X गुणसूत्र ही होता है। ठीक है। तो जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा अंडे के साथ मिलता है तो बच्चा मादा होता है, मतलब बच्चा मादा पैदा, मतलब लड़की पैदा होगी। और इसके बाद जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा अंडे के साथ मिलता है तो बच्चा नर पैदा होता है, मतलब लड़का पैदा होगा। ठीक है। तो इस तरह संतान का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि निषेचन के समय पिता का कौन सा शुक्राणु माता के अंडे के साथ मिलता है। इस वजह से बच्चा नर की संभावना 50% और मादा होने की भी संभावना 50% ही होती है। ठीक है बच्चों। इस प्रकार आपको ये पूरा जो संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होगा, इस प्रकार आपने इसको पूरे उत्तर को लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 26वां हमसे क्या पूछा गया है, पहाड़ों पर वायु दाब कम क्यों होता है। जो पहाड़ रहते हैं तो उनमें वायु दबाव कम क्यों रहता है, यह आपको कारण सहित लिखना है। तो देखिए जो ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है, आप सभी को पता है, जिससे अणुओं, यह क्यों होता है, तो अणुओं के बीच के टकराव की गति कम हो जाती है वहाँ पर, है ना। इसके कारण तापमान कम हो जाता है। जब आप पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु दाब कम महसूस होने लगता है, और है ना, क्योंकि वायु शोषण कम होता है वहाँ पर, और वायु शोषण की कमी के कारण वायु की घनत्व कम हो जाती है। ये 3 कारण आपको लिख देने हैं। ठीक है बच्चों। इस प्रकार आपके 26 क्वेश्चन मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर बताइए, और अगर आपको एग्ज़ाम में यही सेम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो एक बार वीडियो पर आकर ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा बच्चों। ठीक है। और आप जब घर आएंगे तो एक बार इस वीडियो को लाइक अभी कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जाकर आप लाइक जो वीडियोज़ रहती हैं उनमें लाइक्ड वीडियो में जाकर देख लीजिए, वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगी अपने यूट्यूब पर, और वहीं से आप एक बार मैच मतलब एक बार मैच कर लीजिएगा, पेपर दे के आएंगे आप सही कर आए हैं कि गलत कर आए हैं। ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।